हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग गुड। सी इंटरमीडिएट वॉरियर्स, आप सभी लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं द कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस। नाउ ये चैप्टर में देयर इज अ सुपर इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर 230। आज अपना टारगेट है कि दैट ये स्टैंडर्ड हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करें। एंड गाइज, अगर आपको फुल कोर्स की स्टडीज करनी है, वी हैव ऑल्सो लॉन्च द आइकॉनिक बैचेस एंड द प्लस बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड हाँ, वेट, without fail, this Sunday there is going to be a combat session. दिस इज़ अ फ्री सेशन जहाँ पे आप सभी लोग जो भी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो उसे टेस्ट कर सकते हो। एवरी संडे एट 12 noon वी आर गोइंग टू हैव MCQ राउंड। दिस टाइम द कंसेप्ट्स आर वेरी गुड। जो क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। सो विदाउट फेल, डू join the combat series, and yes, this combat has various ranker scholarship as well. These are the iconic programs for CA intermediate students, जहाँ पे आपको recorded sessions के साथ, लाइव सीरीज के साथ, लाइव टेस्ट सीरीज के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे एडिशनल एडेड बेनिफिट भी मिलते हैं. सो डू इवेल्युएट दैट प्लान, एंड या डोंट forget to add on the educators code, that is KSANGVI live, in order to get maximum possible discount on your subscription. ठीक है गाइज. सो चलिए, दैट वाज अबाउट द करंट अनाउंसमेंट दैट हमारे प्लस बैचेस लाइव हो चुके हैं. अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ऐसे 230. लेट्स स्टार्ट विथ ऐसे 230. ऐसे 230 टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऐसे 220 में जब भी हम लोग CDE वाली बातें कर रहे थे, तभी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई थी. सो व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन इज दैट एस्पेक्ट जिससे हम किसी को भी ये प्रूव कर सकते हैं कि सर, यू कैन सी माई डॉक्यूमेंट्स. अगर पेपर फॉर्मेट में मैंने डॉक्यूमेंट्स बना करके रखे कि मैंने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, मुझे क्या एविडेंसेस मिले हैं, एंड लास्टली मैंने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किया है. अगर ये चीज़ों के बारे में मैंने सारी चीज़ें लिखित में रखी हैं, एवरीथिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड, तो उस केस में हम लोग कहेंगे द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, एविडेंसेस एंड कंक्लूजन, दिस रिकॉर्ड इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन. उस केस में अगर किसी ने मुझे एलिज किया, मतलब ये कहा है, दे आर चार्जिंग मी विथ नेग्लिजेंस कि मैम आपने प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म किया, यही डॉक्यूमेंट्स पेपर उठा करके मैं उनके हाथ में दे दूंगी. मैंने कहा सर, यू इवैल्यूएट, इफ एट ऑल यू फाइंड कि आई हैव मिस्ड ऑन द प्रोसीजर्स, देन लेट मी नो. ये सारे प्रोसीजर्स आई हैव डन. सो हाउ कैन आई यूज दिस डॉक्यूमेंट्स? आई कैन यूज दिस डॉक्यूमेंट्स एज अ सेफर शील्ड, राइट? So this audit documentation sometimes are also referred as working papers or work papers. This can be asked as MCQ. They are regarded as working papers or work papers. Next, what is the nature and objective of documentation? यही मैं कह रही थी, that we can prove that it serves as an evidence that the audit was planned and performed as per standards. कि मैंने जो भी काम किया standards के हिसाब से किया. मेरा जो भी कंक्लूजन आया है, दैट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन SAAE, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. नेक्स्ट, व्हाट आर द पर्पस एंड द बेनिफिट्स? इंटरमीडिएट लेवल पे ये बहुत बार पूछा गया हुआ कंसेप्ट कि व्हाट आर द पर्पस एंड द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. कि फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, सबसे पहला, कुछ इंटरनल बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं. स्टैंडर्ड के मॉड्यूल के प्रोनाउंसमेंट्स में ये ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया उन्होंने, एक से नीचे एक से नीचे एक 5-6 पॉइंट्स लिख दिए. बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेड दिस एज इंटरनल बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स. यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ये बोल करके रखा है कि इंटरनल बेनिफिट्स में द ऑडिटर विल बी able to plan that what next procedures, the auditor, the engagement partner will be actually able to trace कि कितना काम हुआ है, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा. एंड हाँ, अगर चीज़ें लिखित में रहेगी, इट विल बी ईजी फॉर द सीनियर्स टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द टीम मेंबर्स. सो इंटरनल बेनिफिट्स में क्या आएगा? पहला प्लान, दूसरा आएगा डायरेक्ट सुपरवाइज, तीसरा आएगा अकाउंटेबिलिटी. कि इंटरनली आई, इफ इट ऑल आई एम हेडिंग अप एनी एंगेजमेंट टीम, द डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प मी टू प्लान, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी. एक्सटर्नल बेनिफिट्स में क्या आ सकता है? एक्सटर्नल बेनिफिट्स में अगेन दैट पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू वाला कंसेप्ट. इफ एक्सटर्नल पार्टी इज कमिंग टू रिव्यू माई वर्क, आई कैन वेल गिव माई डॉक्यूमेंटेशन. एंड दूसरा, अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रहा है, सो अगेन आई कैन यूज माई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो एक्सटर्नल बेनिफिट्स, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस. सो दीज आर द पॉइंट्स, बेनिफिट्स एंड पर्पस. उसके बाद
वर्किंग पेपर्स ऑफ द ऑडिटर, ही में मेक कॉपीज, ये सारा पॉइंट्स हो चुका। 7 years फ्रॉम आर और गार विच एवर इज लेटर, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे आता है वेरी ब्यूटिफुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ समझो। मिस्टर एक्स वाई जी, ठीक है, ये मिस्टर एक्स वाई जी वेंट टू द कंपनी एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार की, ठीक है। उसकी पूरी टीम गई थी, पूरी टीम ने डॉक्यूमेंटेशन किए, तैयार किए। अब जब भी असेंबली का प्रोसेस आया ना, यू रिमेंबर मैंने आपको पिछले सेशंस में ये बात करके रखी थी कि असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद इन 60 days, बराबर, विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कूल, तो सारा का सारा चीज़ हो गया, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुका है। अब ये पूरी जो टीम है ना, ये पूरी टीम डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली कर रही है। असेंबली का मतलब क्या, संग्रह कर रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ड्यूरिंग द फेज ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल ये लोग डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन डिलीट डिस्कार्ड कर दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन को कैंसिल कर दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ वेरी कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, हाँ या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग नो, इट इज़ नॉट अलाउड। जो चीज़ें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने पाई है उसको सिर्फ संग्रह करके रखना है। यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशंस। वो कई बार हो जाती है ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख रहे हो, बेल बजने के बाद जब ये एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करने, मतलब जो सुपरवाइजर, एग्जामिनर तो नहीं, जो सुपरवाइजर है पेपर कलेक्ट करने आता है ना, वो आपको लिखने नहीं देता, बट आपको सप्लीमेंट्स तय करने होते हैं ना, वो करने देता है ना। क्यों लिखने नहीं देता? दैट इज चेंजेस। आपका लिखने का समय कितना था? सिर्फ वो 3 hours, राइट। पेपर यू कैन राइट बिटवीन जस्ट 3 hours, 2 to 5 लिख सकते हो पेपर। 5 बजे के बाद एक्सट्रीम केसेस में अगर आपको लगे कि सर प्लीज सप्लीमेंट टाई नहीं हुआ सर, तो स्टैंडर्ड आपको इतना रिलैक्सेशन देगा कि आपको सप्लीमेंट टाई करना है तो कर लीजिए, बट लिखने नहीं देगा, बराबर। तो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ बताएंगे। हम लोग बताएंगे कि देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल आई कैन नॉट डिलीट डिस्कार्ड एनी डॉक्यूमेंट विच आई डोंट वांट, ठीक है, क्योंकि ये असेंबली वाला प्रोसेस, यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ वही चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। कूल, तो मैम हमको कैसा पता चलेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है या नहीं है? समझो। सो यूजुअली यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, चेंजेस कैन नेवर बी मेड, हाउएवर चेंजेस कैन ओनली बी मेड इफ इट ऑल इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, ठीक है। You cannot, the auditor cannot delete discard documentation, but he can modify by explaining the reasons for modification, who made it and who reviewed it. So this nature, if at all these changes are administrative in nature, this can be made. So what are the examples of it? समझो। During the course of assembly, ये वाला point था, changes cannot be made unless it is administrative. Examples: deleting and discarding superseded document। मतलब क्या? मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट पाया था, मिस्टर बी ने एक डॉक्यूमेंट पाया था, मिस्टर बी ने जो डॉक्यूमेंट पाया ना, दैट इज अ मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मिस्टर ए ने जो डॉक्यूमेंट पाया था उसको डिलीट डिस्कार्ड कर दे? हाँ, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, ये सप्लीमेंट टाई करने जैसा कि सप्लीमेंट 1 2 3 4 एक साथ नंबर्स में लगाना। आपने शायद अलग अलग नंबर्स में रखा होगा, अब जब भी आप असेंबल कर रहे हो तो उसको सॉर्ट करके एक साथ रख सकते हो, कोलेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। येस, दिस यू कैन डू विद रेफरेंसिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग दे सकते हो। साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ चेकलिस्ट। बेसिकली व्हाट इज साइनिंग ऑफ द चेकलिस्ट? आपको जो क्वेश्चंस आते थे, कई बार पेपर जब भी कलेक्ट होता है ना, तभी आप क्वेश्चन पेपर में टिक कर देते हो कि हाँ ये इसका आंसर लिख दिया, हाँ ये इसका आंसर लिख दिया, ऐसा करते हो आप। व्हाट इज दैट इज mere a signing off on completion कि this is done, this is done, this is done, that you can do. You cannot perform your audit after giving audit opinion. Last, documental evidences that are obtained, discussed and agreed. Basically ये क्या है पता है कि कुछ ऐसे evidences जो आपको मिले हैं, जो audit evidences जो engagement team को मिले हैं, which you are reference, which you are actually using as a reference, which you are considering to give your conclusion. इस चीज़ को हम लोग हमारे ऑडिट फाइल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विच यू कैन डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेंबली। अब आता है मैम पेपर चला गया, ठीक है, सुपरवाइजर आया, सारे बच्चों के पास से पेपर लेकर के चला गया। अब वहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है, ICAI ने तुरंत एकदम ही 5:15 भी तो नहीं बजे थे, 5:02 पर एक अनाउंसमेंट आता है कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो गलत था। वी रिवाइज दिस, ऐसा होगा नहीं कभी, ऐसा आशा मत लगाओ। वी रिवाइज दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों को 10 मिनट और दी जाए।
अब मुझे बताओ, क्या नाउ यू कैन राइट योर आंसर्स विथ रिगार्ड्स टू द न्यू क्वेश्चन? तब पेपर वापस मिलेगा? यस। तो मैम अपने ऑडिट में ऐसा कब होता है इसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। एक बार ऑडिट रिपोर्ट जाने के बाद भी यू कम अक्रॉस सम सिचुएशंस विच आर वेरी हेल्पफुल या फिर विच हैज़ एन इम्पैक्ट ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से AS4 के हिसाब से देखा होगा, AS4 के हिसाब से, या फिर इंड AS IND AS इंड AS 10 के हिसाब से देखा होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में दो चीज़ें आती है, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सो जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है उसको इग्नोर करो, जो एडजस्टिंग इवेंट्स होता है उसका तो इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आना है। सो अब वो लोग मुझे कहते हैं कि मैम अगर ऐसे कोई इवेंट्स है जो सब्सिक्वेंटली आपको पता चले हैं, जिसके बारे में आपको खुद को बताना है आपके यूजर्स को, तो उसके लिए आप मॉडिफाई कर लीजिए द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आफ्टर द असेंबली कैन नॉट चेंज, आफ्टर द असेंबली अभी पेपर चला गया उसके बाद आप कभी कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ एक्सेप्ट द इवेंट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट सच चेंज, हु मेड द चेंज, व्हेन द चेंजेस वर मेड एंड हु हैज़ रिव्यूड इट। ये सारा चीज़ हम लोगों को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोनाउंसमेंट में आया हुआ कंसेप्ट है। सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दीज एग्जाम्पल्स, पूछ सकते हैं कि गाइड अस विद द एग्जाम्पल्स वेयर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर में चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन, समझो मिस्टर नटवरलाल, याद आया मिस्टर नटवरलाल हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे ऑडिट के बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है ये। मिस्टर नटवरलाल अगर एक छोटू सी कंपनी में ऑडिट करने गए, एकदम छोटू सी कंपनी, ये छोटू सी कंपनी का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या भर भर करके बनाएंगे इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ऑन द अदर हैंड मिस्टर नटवरलाल एक बड़ी कंपनी में गए, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी में, अब यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन जो बड़ी कंपनी के हैं और छोटी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन क्या सेम साइज के होंगे? मीन्स फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन will depend on point number 1, the size, complexity of the entity, the nature of the audit procedures which are performed, the risk of material misstatement। ये ना हमारे पूरे ऑडिट के लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे फूफा जी। हमारे घर में एक फूफा जी तो ऐसे होते ही होते हैं जो हर बार मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। घर में किसी का शादी का ओकेजन है, घर में कोई फंक्शन चल रहा है, एक फूफा जी तो ऐसे होंगे ही जैसे मुंह फुलाए इधर उधर चलते रहते हैं, और हर जगह आएंगे बट मुंह फुला करके बैठेंगे। ये हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिट का फूफा जी, हर आंसर में मुंह फुला करके बैठ जाएगा, ठीक है। सो कुछ नहीं याद आया तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिख कर क्या है। सो ये फूफा जी एविडेंसेस जो आपने इकट्ठा किए हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस जो आपने फाइंड आउट किए कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन एंड द टूल्स, मेथोडोलॉजी एंड टूल्स विच यू हैव ऑब्टेन्ड, विच यू हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंसेस। इसका की कोड है बच्चों, इसका एक की है। वो गाना सुना है आपने? नहीं सुना? सुना देते हैं। जिंदगी की यही रीतें हैं, ये वाला गाना, ये वाला गाना यहाँ पे फिट बैठता है। SA रीत, वहाँ पे हम लोग जिंदगी की रीत बोलते हैं, ऑडिट में जिंदगी की स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो दिस इज SA रीत। S साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, A ऑडिट प्रोसीजर्स, R रिस्क, E एविडेंसेस, E extent of exceptions और T is tools, ठीक है। इट इज SA रीत, और रीत के बाद नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन, ठीक है। सो इट इज SA रीत। सो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल टोटली बी वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। और वो कंडीशंस क्या है, वो फैक्टर्स क्या है, इट इज SA रीत। कूल, याद रहेगा। चलो अब आगे पहला, द ऑडिटर शुड प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट। ये रिमेंबर, ये मैंने आपको ये बोला था सर, दैट एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, कोई ऐसा ऑडिटर जो आपके प्रोसेस को, आपके प्रोसीजर्स को, एविडेंसेस को इवेल्युएट करने की कोशिश करे, ही कैन टोटली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स, द एविडेंसेस एंड द कंक्लूजन।
एक्सपीरियंस ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल। अभी देखो एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन होगा, ये वो होगा हु हैज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। आज कोई डॉक्टर इंजीनियर को बोले कि सर मेरे डॉक्यूमेंटेशन को इवैल्यूएट कीजिए, उनको कहाँ कुछ समझने वाला है। सो एक्सपीरियंस ऑडिटर शुड हैव अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेसेस, applications of standard, legal regulatory requirements, business environment, auditing and financial needs, reporting issues। ठीक है, ये 4 चीज़ों के बारे में जिसको ज्ञान हो, उस पर्सन को, उस ज्ञानी आत्मा को हम कहेंगे एक्सपीरियंस ऑडिटर। ठीक है, इस पे से क्वेश्चन कभी आया नहीं है, आने के भी चांसेस कम। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज गिवन अंडर बेयर स्टैंडर्ड पैरा नंबर A8 से लेकर के 810 ऑफ ऐसे 230। अब ये ए क्या है, रुको, बिफोर आई टीच यू दिस मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। तो इस प्रोनाउंसमेंट्स में ना, ये है आपका प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट में स्टार्टिंग में पैराज दे करके रखे 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पैराज में जो मैटर्स लिखे हैं ना, ये डायरेक्ट कंटेंट है ऑफ बेयर एक्ट। अब जैसे ही ये पैरा, आपने एक्ट में देखा होगा कि एक्ट के साथ साथ आता है रूल्स, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 61, इनकम टैक्स रूल 62। वैसे ही ये पैरास के बाजू में अगर मुझे लगता है कि यार ये पैरा को ना और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, सो यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देती हूँ, रेफर एक्सप्लेनेशन। मैम तो ये एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखा है, उसी स्टैंडर्ड में लिखा है, बट पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाने के बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको उन्होंने नंबर दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, so on and so forth. So whenever I say A1, 2, 3, 4, you should understand that this is from the explanation part of the standard. Whenever I say it is 1, 2, 3, 4, 5, so you should understand this is a main body of that standard. Pronouncement मतलब जो बेयर स्टैंडर्ड में आपको दे करके रखा है, this is a main paras and this is explanatory paras. I will also make you see this standard, बेयर स्टैंडर्ड में लेकर के जाकर के एक बार दिखाऊंगी आपको, so that you have an understanding about the paras. तो मैम एक मिनट, ये मैंने पिछले लेसन क्लास में भी बोला था, अभी फिर से बोलती हूँ, डू वी हैव टू बाय हार्ट दिस? आंसर इज नो। आई एम जस्ट गिविंग दिस एज अ रेफरेंस, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ओवर स्टैंडर्ड्स ना, आपको पैराज अपने आप ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा जोर या फिर टेंशन लेकर के पढ़ने की कोशिश ना करें ना। सो व्हाट इज़ अ कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद मैं थ्योरी आपको बुक में लेकर के जाऊँगी। समझ। So there is a separate paragraph, an explanation paragraph, which talks about कि मैम आपको ना डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता ही है, 230 बात ही करता है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम देर आर सर्टन सिग्निफिकेंट मैटर्स, मैं चाहता हूँ इसके बारे में तो डॉक्यूमेंट करना ही करना। किसके बारे में? सम सिग्निफिकेंट मैटर्स। मैंने कहा अच्छा क्या है वो मैटर? सो उन्होंने मुझे 5 ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स दिए हैं जिसके बारे में स्टैंडर्ड वांट्स मी टू डॉक्यूमेंट। फिर स्टैंडर्ड थोड़ा सा आगे इलैबोरेट करता है कि मैम मुझे पता है कि आप थ्रू आउट द ऑडिट जजमेंट एक्सरसाइज करने वाले हो। मैंने कहा येस। बोलते मैम तो फिर एक काम करो, जहाँ जहाँ आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट अप्लाई किया ना उसके बारे में भी कुछ मैटर्स डॉक्यूमेंट करो। मैंने कहा ये कौन से मैटर्स हैं? तो बोलते 3 मैटर्स है जो मैं देने वाला हूँ। सो टोटली डॉक्यूमेंटेशन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में होने वाला है, सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स में हमारे पास 5 मैटर्स है जिसको डॉक्यूमेंट करना है, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट में 3 मैटर्स है जिसको डॉक्यूमेंट करना है। सो कुल मिलाकर के 8 ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो ऐसे 230 ने हमें बताई है जिसे ऑडिटर कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सिंपल, समझ में आया? सो डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट मैटर्स में 5 मैटर्स है, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट में 3 मैटर्स है। कूल, चलो अब किताब में चलते हैं। सो ऑडिटर शुड का मतलब है करना ही करना पड़ेगा। शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स। सबसे पहला द मैटर्स विच इज गिविंग राइज टू रिस्क, मतलब ऐसा कोई मैटर जिसे आपको लगता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बवाल मच जाएगा यार ये मैटर से, ऐसा कोई मैटर विच यू फील विल गिव राइज टू रिस्क। दूसरा, ऐसे कोई एविडेंसेस विच इंडिकेट्स द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दैट इंडिकेट्स, मतलब ऐसा कोई एविडेंस विच इंडिकेट्स द रिविजन इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच यू हैव प्रीवियसली असेस्ड। तो 3 मैटर हो गए, मैटर गिविंग राइज टू रिस्क,
evidences indicating misstatement, evidences indicating the need to revise misstatement. तीसरी चीज, difficulties in applying procedures. So I have already communicated to the management about my responsibility and their responsibility. मैंने मैनेजमेंट से ऑलरेडी बात किया था कि देख भाई मैनेजमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, मुझे ये करने मिलेगा, मेरा स्कोप ये है, मेरा स्कोप ये है. वैसे ही हमारे मैनेजमेंट ने हमको एक्नॉलेज करके दिया था कि हाँ हाँ मैम, हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देंगे. इतना सब होने के बाद भी अगर मुझे प्रोसीजर्स अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मैनेजमेंट हमको कोई भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हेल्प नहीं कर रहा है, तो ऐसे सारे ही मैटर्स को हम लिख करके रखेंगे कि देख भाई, शेयर होल्डर्स आपके लिए बहुत मेहनत की, बहुत डिफ़िकल्टी झेली, बट एविडेंसेस नहीं मिला. सो ऐसी सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज विच आई फेस इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स. एंड लास्ट, फाइंडिंग्स दैट कैन लीड टू मॉडिफिकेशन. मतलब ऐसे कोई फाइंडिंग्स जिससे मुझे 100% शॉर्ट हो जाता है कि यार चीज़ें गड़बड़ है, मॉडिफिकेशंस आएगा ही आएगा. ठीक है. सो दीज आर द 5 सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसके बारे में हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है. मैटर्स गिविंग राइज टू रिस्क, evidences indicating risk of material misstatement, evidences indicating need to revise the risk of material misstatement, difficulties in applying procedures, and 5th वाला point, 100% इससे श्योरिटी हो जाए फाइंडिंग, कोई ऐसी फाइंडिंग विच कैन लीड टू मॉडिफिकेशंस इन ऑडिट. क्लियर, श्योर, ग्रेट. ये था 5 वाला पॉइंट, सिग्निफिकेंट मैटर. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट. देखो स्टूडेंट्स, आज अगर हम जजमेंट लगाते हैं तो जजमेंट बेसलेस जजमेंट नहीं होगा. आज अगर हम कोई भी प्रकार का ओपिनियन, अजम्पशंस, एस्टिमेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ओपिनियन या फिर जजमेंट के पीछे एक रैशनल होगा, कुछ सोच समझ करके हम जजमेंट लगाएंगे. दैट रैशनल, दैट बेसिस नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. दूसरा, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द एरिया, कि क्या सोच करके ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यस ये कैलकुलेशन परफेक्ट है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट का कैलकुलेशन सही, तो क्या सोच करके आपको लग रहा है द एरिया इज रीजनेबल. एंड थर्ड पॉइंट, क्या सोच करके आपको ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो एविडेंसेस इन्होंने दिए हैं, बिल्स, वाउचर्स, टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड है. क्या सोच करके, मतलब कैसे आपने ये अंदाज़ा जजमेंट लगाया है दैट येस द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द मैनेजमेंट आर ऑथेंटिकेटेड. सो ये 3 मैटर्स विच आर रिलेटेड टू प्रोफेशनल जजमेंट आपको डॉक्यूमेंट करने रहेंगे. सो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल जजमेंट, रैशनल बिहाइंड द कंक्लूजन्स, basis for conclusion on the reasonableness of the area, basis for conclusion about the authenticity of the document. Cool, पक्का श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंटरमीडिएट लेवल पे भी पूछा जा चुका है, फाइनल लेवल पे एकदम ही हिट लिस्ट टारगेट पॉइंट में आने के चांसेस. अब आगे ना, when we talk about documenting the nature, timing and extent of audit procedures, so what all things we should document? We should identify the characteristic of special items or the matters which you are tested. Who has performed that audit work? कौन से डेट पे परफॉर्मेंस किया था and who has reviewed it? So whenever we talk about audit procedures, पता है मैंने आपको एक चीज़ बताई, you need to document PEC, procedures, evidences and conclusion. तो ये P वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर्स में क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे. हम लोग बोलेंगे प्रोसीजर्स में हाउ हैव वी आइडेंटिफाइड द मिसस्टेटमेंट. दूसरा बात करेंगे कि क्या ऑडिट वर्क हम लोगों ने परफॉर्म किया है, क्या डेट था, किसने ये वर्क परफॉर्म किया है, हु हैज़ परफॉर्म्ड इट, एंड लास्ट हु हैज़ रिव्यूड इट. सो प्रोसीजर्स में ये 3 चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करके रखनी. एकदम क्लियर है, शॉर्ट 10% यस, कूल. The last and the basic thing, एकदम ही last and the basic thing is the examples of audit documentation. Understand students, आजकल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं based on standard. They are asking you areas, they are asking you factors, they are asking you examples. So direct ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. So wherever you see कि कुछ examples के बारे में बात हो रही है, mark it important. So what are the examples of audit documentation? So we include audit program, analysis, issue memorandum, summary of significant matters, letter of confirmation,
चेकलिस्ट, करस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज कैन बी रिगार्डेड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. एक लास्ट कंसेप्ट मुझे और बताना है आपको, दैट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम. व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम या फिर डॉक्यूमेंटेशन समरी. डॉक्यूमेंटेशन समरी. Wait, let me make you all understand. Every standard which you will be studying has couple of aspects. सबसे पहला वो स्टैंडर्ड का स्कोप रहेगा कि ये स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है. फिर वो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव रहेगा. फिर वो स्टैंडर्ड में कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स दिए होंगे कि ये प्रोसीजर्स है. फिर वो स्टैंडर्ड में उस स्टैंडर्ड्स के रिगार्ड्स में जो चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है वो दी होगी. तो देखो बच्चों, हमारे पास इतने सारे स्टैंडर्ड है. हर स्टैंडर्ड के बेसिस पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करने बैठ जाए ना, आपने खुद ने देखा होगा एक एक पूरी बॉक्स फाइल भर जाती है एविडेंसेस के नाम पे, डॉक्यूमेंटेशन के नाम, राइट. अब आपने पूरी बॉक्स फाइल गट्ठर भर डॉक्यूमेंटेशन की और आपके क्लाइंट प्लेस पे आकर के अपने ऑडिट फर्म में रख रहे हो. आपको क्या लगता है 3 साल बाद अगर आपको वो बड़ी गट्ठर भर वाली फाइल में से निकाल करके कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, एकदम फटाफट हो जाएगा. फ्रॉड ट्रेस करना है, फटाफट हो जाएगा. इतना, अरे इट इज़ एन ओशन. ऑडिट जैसा हो गया यार ये तो. 500 पेज 600 पेज का तो प्रोनाउंसमेंट है, मॉड्यूल अलग, प्रैक्टिस मैनुअल अलग, मतलब 1500-1600 पेज का तो ये सागर है, ऑडिट सागर. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 1500-1600 पेज का ऑडिट सागर जो बना है, ऑडिट फाइल जो आपने बनाई है, इसको समराइज भी तो करना चाहिए ना. यस. तो स्टैंडर्ड is giving an auditor an opportunity कि if you feel कि there is a need to concise your document, you may also prepare some summary. ठीक है, you may also prepare some summary. उन्होंने वर्ड यूज किया may. उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, may. अगर चाहिए तो बनाओ, अगर नहीं चाहिए तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं. तो यहाँ पे एक पॉइंट, इस बात का ध्यान रखो, जब भी हम लोग समरी बनाते हैं, कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाते हैं, इट इज़ अ समरी. It is as good as SAR. ठीक है, it is a summary of the main documentation. What should it include? It should include some risk matters. कि जो चीज़ें आपको रिस्की लगी थी सब कुछ मत डाल दो उसमें. जो रिस्क मैटर्स है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है फॉर द यूजर्स, वो रिस्क मैटर्स को ऐड करना है. और दूसरा, हाउ आर दोज रिस्क मैटर्स एड्रेस्ड, ये 2 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है डॉक्यूमेंटेशन समरी में. ठीक है. सो यू हैव टू राइट अबाउट रिस्की मैटर्स. एंड दूसरा, हाउ द मैटर्स वर एड्रेस्ड. हाउ द मैटर्स वर एड्रेस्ड. ठीक है. सो ये 2 चीज़ें आपको लिखित में रखनी है व्हेन इट टॉक्स अबाउट कंप्लीशन मेमोरेंडम और डॉक्यूमेंटेशन समरी. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर ना MCQ आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं. ठीक है, कि डैश कैन बी रिगार्डेड एज अ समरी डॉक्यूमेंटेशन, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडम. कूल. सो मैम ये बनाना कंपलसरी है? नो, इट इज नॉट कंपलसरी. नॉट कंपलसरी. क्लियर? शॉर्ट. सो देयर यू कंप्लीट essay 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. So before we move to essay 240, just make a note of this एकदम अच्छे से in your book. And also guys, we discussed about SQC1. You remember 220 में हम लोगों ने ये बात की, लीन वाला थिंग, प्रॉपर्टी डिस्क्रिशन. तो ये यहाँ पे आता है. पहले तो इसको लिख दो, फिर उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं. सो कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी may be prepared and retained as a summary that may describe, पहला, significant matters and how they are addressed. It is not mandatory. Summary will help in reviewing and inspecting audit documentation. उसके बाद, as per SQC, audit documentation are the property of auditor. He may at his own discretion make portions, extracts and make it available to any third party. And prior permission is required to be taken unless required by law. Provided the validity of the work
assurance and auditor's independence is not compromised or undermined, undetermined. बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना we will not make our work be undermined, ये वाली बात की थी. अभी लास्ट पॉइंट पे चर्चा समझ लो. मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस. क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे हम लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हाट इज लीन, ये कहाँ से आया है? कंपनीज एक्ट से आया है, पुराने इंटरमीडिएट या फिर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. समझो क्या है ये. दिस इज द ऑडिटर हु इज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड. ए लिमिटेड बहुत ही खराब. ए लिमिटेड का जो रेम्यूनरेशन देना होता है ना, वो उन्होंने पैसा नहीं दिया. पैसा दिखाया, बोला कि 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, बट ये पैसा दिया नहीं. सो दिस बेचारा अनपेड ऑडिटर, ये बेचारा रोता हुआ सा ऑडिटर, ये अनपेड ऑडिटर हैज़ अ राइट क्या? टू होल्ड, टू एक्सरसाइज लीन ओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, उस पर वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है. वो कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये उठता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लीगली भाई साहब के पास थे नहीं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने रखे हेड ऑफिस में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने रखे हैं हेड ऑफिस में. इनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे नहीं. अब इन्होंने कहा कि रुको, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है ना इसके ऑडिटिंग के समय, डॉक्यूमेंटेशन भी तो बनाएगा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का वो लीन एक्सरसाइज करना चाहता है. कर सकता है क्या? ये तो ऐसी बात हो गई, मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो बच्चों, अगर आपने ऑडिट फीस पे नहीं की तो मैं ये स्टाइलस का लीन एक्सरसाइज करूँगी. मैंने इस स्टाइलस से पूरा ऑडिट पोर्शन आपको पढ़ाया है. अगर आपने आपके ऑडिट की फ़ीस मुझे नहीं दी तो मैं ये स्टाइलस का लीन एक्सरसाइज करूँगी. आप मुझे क्या बोलोगे? ठीक है मैम, रख लीजिए, आप ही की तो पेन है, की फ़र्क पैदा है. एब्सोल्युटली ना गाइज, द ओनरशिप ऑफ दिस स्टाइलस बिलोंग्स टू मी. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजिंग लीन. इन द सिमिलर मैनर क्वेश्चन में वो लोग देते हैं कि कैन ऑडिटर एक्सरसाइज लीन ओवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. Boss, there is no question of exercising lien. Why? Because the audit documentation belongs to the auditor. So there you complete essay 230. Wholly lien नहीं exercise कर सकते और books of accounts पे भी lien करना possible नहीं है. possible नहीं है. ठीक है. जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कहता है, 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे. प्रोफेशनल एथिक्स भी, यस, राइटली पॉइंटेड. एंड एक कंपनीज एक्ट में भी वो 128 का प्रोविजन आता है कि हेड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है तो भाई साहब लीन एक्सरसाइज कैसे करेंगे. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते और यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ठीक है. सो डन विथ ऐसे 230.